हाँ जी, वेलकम एवरीबॉडी। हम लोग एसएफएम सीएमए फाइनल के लिए पढ़ रहे हैं और रिवीजन के वीडियोस की शुरुआत कर चुके हैं वैसे तो, बट आज एक नए चैप्टर का रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं। एंड आपको पता ही है, हमेशा की तरह हम इसे मेगा रिवीजन कहते हैं। मेगा इसलिए नहीं कि भैया बहुत लंबी लंबी क्लासेस होने वाली है। क्लासेस तो आपको पता ही है कि मैं बहुत क्रिस्प मैनर में पढ़ाता हूँ और बहुत कम समय में आपको सारी चीजें कवर कराता हूँ। बट हाँ, मेन इंटरेस्ट जो है वो ये है कि यार, मेगा इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इसमें बहुत सारी कवरेज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को यहाँ पे टटोल रहे हैं। मेरा ऐसे तो आमतौर पे मानना है कि कभी भी कोई भी प्रैक्टिकल टॉपिक में अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो वो प्रैक्टिस नहीं है। सर, लेक्चर में आपने किया प्रैक्टिस, हमने आपको देखा है तो हमारा हो जाएगा। नहीं, नहीं हो सकता। इस भ्रम में जीना या इस भ्रम में रखना दोनों ही मेरे ख्याल से बहुत खतरनाक है। इसलिए एक बात तो एकदम क्लैरिटी है कि आपको प्रैक्टिस की नहीं बल्कि प्रैक्टिस की सिर्फ एक रिव्यू की दरकार है। इसका मतलब कि जब हम कभी भी प्रैक्टिस करने बैठे हैं, उस प्रैक्टिस में हम कहीं उलझे तो हमारे पास कुछ ऐसे वीडियोस या कुछ ऐसे सोर्सेज होने चाहिए जहां से हम जहां भी उलझे वहां से हम निकल पाए। उसके लिए एक प्रैक्टिकल के ऊपर रिव्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड हमारी जो ये पूरी सीरीज है जिसमें हम अपने रिविजन्स कर रहे हैं, जिन्हें मेगा रिविजन्स कर रहे हैं, इसमें हमारा एजेंडा यही है। हम जिस भी टॉपिक को उठाएंगे उस टॉपिक के लगभग ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स को हम कवर कर लेंगे एंड उन कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हुए पास्ट टर्म में आए हुए क्वेश्चंस को रिव्यू करते हुए एग्जाम के लिए खुद को तैयार करेंगे। आज इसी चरण में हमारे पास में म्यूचुअल फंड्स का रिवीजन करने का मौका मिला और आज हम म्यूचुअल फंड्स को रिवाइज करेंगे। इस लेक्चर में म्यूचुअल फंड्स की पूरी शुरुआत से लेकर एंड तक जितनी भी हम लोग की वैरायटी है उसको हम कवर कर लेंगे। एंड इसके अलावा लगभग बोल सकते हैं कि 2013 से लेकर 2023 तक के टर्म्स के सारे क्वेश्चंस को आज इधर कैप्चर करेंगे। सर, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि ये वीडियो हमेशा के लिए हमारे जो हमारा जो कंटेंट है, मेन कंटेंट है, जो हमारी क्लास है, उसका एक हिस्सा बन जाएगा। और उस हिस्से में आपको आगे और एडिशंस मिलते जाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके आते जाएंगे, जिसमें फ्यूचर में जितने भी टर्म के क्वेश्चंस आएंगे उनको भी हम ऐड करते जाएंगे। क्योंकि ये पास्ट टर्म पेपर्स हैं तो जाहिर सी बात है ये बदलेंगे तो है नहीं, ये तो ऐसे ही रहेंगे। तो जितने भी नए टाइप के क्वेश्चंस आते रहेंगे उनके ऊपर इसी मेगा रिविजन में आगे छड़ियां लगती जाएंगी, पार्ट 1 पार्ट 2 वगैरह होते रहेंगे। अभी फिलहाल जब इस मेगा रिवीजन की शुरुआत हो रही है तो ये दिसंबर 23 के बाद के टर्म में रिकॉर्ड हो रहा है। दिसंबर 23 का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, तो अब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले टाइम पे जैसे जैसे टर्म्स बढ़ते जाएंगे, नए नए टर्म के और क्वेश्चंस हमको कैप्चर करने होंगे, तो उनको हम सेपरेट पार्ट्स में रिकॉर्ड करते रहेंगे। उन सेपरेट पार्ट्स में नए नए क्वेश्चंस और ऐड होते जाएंगे। सो यही है हमारा एजेंडा। एंड गोज विदाउट सेइंग, ये यूट्यूब पे भी ड्रॉप किया जाएगा कुछ नियमित समय के लिए, कुछ बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए। लेकिन हाँ, यूट्यूब पे भी ये रहेगा, तो जो लोग भी इसको यूट्यूब पे देख रहे होंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जिससे आप आराम से इन पूरे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो एंड्रॉइड स्टूडेंट्स है, ये आपके पास हमेशा रहेगा, नोट्स आपके ड्राइव पे आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से आराम से देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, जिसमें हम म्यूचुअल फंड को रिवाइज करने जा रहे हैं। एग्जामिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, एक क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा। मेरा ऐसा अनुमान है कि 7 नंबर के लिए आज का ये रिवीजन हम कर रहे हैं। एंड इस रिवीजन में हम करेंगे क्या? बहुत सिंपल, हर कॉन्सेप्ट में जो जो चीजें रिव्यू करने की उनको रिव्यू करेंगे, फिर उनमें आए हुए क्वेश्चंस को भी रिव्यू करेंगे। प्रॉपर सॉल्यूशन मेरे पास किया हुआ रहेगा, लेकिन उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या माइंडसेट होना चाहिए, कैलकुलेशन किधर ध्यान देना चाहिए, उन सारी चीजों पे ध्यान देंगे। ठीक है ना? चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट म्यूचुअल फंड मेगा रिवीजन, तो कैटेगरी नंबर 1 जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है एनएवी कैलकुलेशन। एनएवी कैलकुलेशन एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है ये एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी बन करके आता है। लेकिन सच बताऊं तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब फ्री के नंबर मिलते हैं आपको। फ्री के नंबर इसलिए मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 चीजों का आपको ख्याल रखना है। पहली चीज इसमें यह है कि आपको क्लोजिंग कैश बैलेंस का ख्याल रखना है। क्लोजिंग कैश बैलेंस आमतौर पे सवाल में आपको कैलकुलेट करने को बोलता ही बोलता है। यानी दे विल गिव यू योर कैश ओपनिंग बैलेंस, कभी कभी होता है कभी कभी नहीं भी होता है, तो थोड़ा ट्रिक है इधर, ये एक बात है, इसके ऊपर हम आएंगे थोड़ी देर में। लेकिन ओपनिंग कैश बैलेंस के बाद आपको ये देखना है कि आपको ड्यूरिंग द ईयर कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ एक म्यूचुअल फंड के तौर पे, कितना डिविडेंड रिसीव हुआ एक म्यूचुअल फंड के तौर पे, एंड कितने खर्चे आपने किए एक म्यूचुअल फंड के तौर पे। म्यूचुअल फंड का बेसिक ज्ञान मेरे ख्याल से आपको होगा, फिर भी थोड़ा सा समझा देता हूं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा पूल ऑफ एसेट है, एक पूल ऑफ फंड्स है, जहां पे कई इन्वेस्टर्स मिलकर के कोई 500 रुपए, कोई 1000 रुपए, कोई 10,000 रुपए तक जमा कर रहा है। उस जमा राशि से म्यूचुअल फंड मैनेजर अलग अलग जगहों पे इन्वेस्टमेंट करता है। इन अलग अलग जगहों पे इन्वेस्टमेंट जब होती है तो उस
वो इन्वेस्टमेंट आमतौर पे इक्विटी शेयर में हो सकती है, किसी डेट सिक्योरिटी में हो सकती है। तो इक्विटी से डिविडेंड मिलेगा और डिविडेंड्स जो के अलावा इंटरेस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी से, जिसे हम डेट कहते हैं। तो एक म्यूचुअल फंड के लिए देखा जाए तो उसके कैश में बढ़ोतरी हो सकती है इनकम से, और क्योंकि म्यूचुअल फंड अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर रहा है तो फिर डिविडेंड और इंटरेस्ट आमतौर पे कैश में ऐड होते रहते हैं, हर साल ऐड होते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड के खुद के भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं, वो यहां से माइनस होते हैं, एंड इसलिए कैश बैलेंस की कैलकुलेशन में ये काम आएंगे। अब ये वैसे तो कोई सिखाने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप गौर करना चाहें तो यहां बस कुछ नहीं, इनफ्लोज और आउटफ्लोज का ख्याल रखा गया है। एक म्यूचुअल फंड हम चलाते हैं, मान लो मैं ही म्यूचुअल फंड मैनेजर हूं, आप सभी लोग इन्वेस्टर्स हैं, तो ऐसे में आप सभी लोगों ने मिलकर के कुछ पैसे दिए हमें, उन पैसों से हम लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर दी। हमने थोड़े पैसे इक्विटी में डाल दिए, थोड़े डेट में डाल दिए, थोड़ा कैश पड़ा रह गया हमारे पास। तो जो कैश हमारे पास पड़ा रह गया उसे हम कहेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस। फिर क्योंकि हमने इक्विटी इन्वेस्टमेंट करी तो हमें पूरे साल भर में जो भी डिविडेंड मिलेगा वो हम लोग यहाँ पे रिसीव करेंगे। ये कैश में मिला है, यानी कि हमें बैंक में पैसे आए इसके। और ऐसे ही इंटरेस्ट की भी पेमेंट आएगी तो बैंक में पैसे आने पे इंटरेस्ट रिसीव्ड की भी एंट्री होगी, एंड एट द एंड जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उसको आप यहां से माइनस करेंगे। तो इस तरह से क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा। फिर बात आती है एनएवी कैसे कैलकुलेट होता है। तो एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू, यानी कि एक एक यूनिट जो म्यूचुअल फंड का खरीदा या बेचा जाता है उसकी क्या वैल्यूएशन है उसको हम पता लगाना चाहते हैं। यहां वैल्यूएशन करते वक्त हम एसेट अप्रोच यूज कर रहे हैं या फिर हमें नेट एसेट अप्रोच यूज कर रहे हैं, यानी यहां पे हम अंदाजा लगा रहे हैं इस बात का कि म्यूचुअल फंड के पास जितने भी एसेट्स हैं उनकी बुक या मार्केट वैल्यू अगर है तो उसको हम जोड़ेंगे, और उनमें जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनको हम माइनस करेंगे, जो बचेगा उसे हम कहेंगे नेट एसेट्स। इन नेट एसेट्स पे जो हक है वो है यूनिट होल्डर्स का, तो हम हर यूनिट पे इसको कैलकुलेट करते हैं, एंड इसलिए एनएवी को डिवाइड करते हैं बाय नंबर ऑफ यूनिट्स टू कैलकुलेट एनएवी पर यूनिट। तो यही चीज यहां हो रहा है। एनएवी कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखिएगा कैश का जो आपका क्लोजिंग बैलेंस आया वो लीजिएगा, फिर आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है उन सब का मार्केट वैल्यू आपको लेना है, और कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, कोई अक्रूड एक्सपेंसेस हैं, तो उन सारी चीजों को यहाँ पे माइनस कीजिएगा। इन दोनों अप्रोचेस में ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला जो अप्रोच है वो एक तरह से मैं कह सकता हूं कैश बुक अप्रोच है, और जो नीचे वाला अप्रोच है वो एक तरह से बैलेंस शीट से नेट एसेट निकालने का अप्रोच है। दोनों बहुत आसान है, सवाल करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आता रहेगा। आइए सबसे पहले सवाल को रिव्यू करते हैं। यह है जून 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, 4 मार्क्स के लिए आया था। इस सवाल में बोला है कि एक म्यूचुअल फंड है जिसने 20 लाख यूनिट 10 रुपए में इशू किए। 20 लाख यूनिट 10 रुपए में इशू किया तो 200 लाख यानी 2 करोड़ रुपए उसने म्यूचुअल फंड के इशू के टाइम पे रिसीव किए फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। कोई एंट्री लोड नहीं लगा। एंट्री लोड नहीं लगा इसका मतलब यह है कि किसी भी इन्वेस्टर को एनएवी से ज्यादा पैसे चुकाने नहीं पड़े। इसका मतलब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको 10 रुपए ही चुकाने थे और उन्होंने 10 रुपए ही चुकाए। अगर एंट्री लोड होता मान लो 5% का तो यही नंबर 10 नहीं बल्कि 10.5 माना जाता, क्योंकि जो एंट्री लोड होता है वो एक तरह का एक ट्रांजैक्शन फी है जो आपको पे करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ बाइंग अ म्यूचुअल फंड यूनिट, तो वो इसमें ऐड होता। और ज्यादा चर्चा करेंगे इसके ऊपर में, लेकिन फिलहाल के लिए देयर इज नो मेजर थिंग टू डू। अपने को बोला सवाल में कि ये जो 200 लाख है या बोल सकते हैं 2 करोड़ है, इससे क्या क्या खरीदा गया। तो म्यूचुअल फंड ने इससे इक्विटी शेयर्स खरीदे 160 लाख रुपए के, बाद बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी 16 लाख की, डिबेंचर्स अनलिस्टेड खरीदे 10 लाख के, डिबेंचर्स लिस्टेड खरीदे और 10 लाख के, सब मिला के 196 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट यहां पे किया गया। 200 लाख आपके पास पैसे थे, आपने इन्वेस्ट किया 196 लाख, बाकी 4 लाख का क्या हुआ। हम एक बार के लिए मान सकते हैं कि वो 4 लाख शायद हमारे पास कैश में पड़ा रहा होगा, तो हमने यहां पे बिगनिंग कैश बैलेंस मान लिया 4 लाख रुपए का। सवाल में आगे बोलता है कि ड्यूरिंग द ईयर हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे 10 लाख रुपए के, इसके अलावा हमें इंटरेस्ट डिविडेंड भी मिला। डिविडेंड का अमाउंट बताया 24 लाख, इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं बताया, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपके पास में गवर्नमेंट सिक्योरिटी है 7% की जिसकी फेस वैल्यू है 16 लाख की, तो 16 लाख इंटू 7% करेंगे तो 1.12 लाख रुपीस इंटरेस्ट आया गवर्नमेंट सिक्योरिटी से। इसी तरह डिबेंचर अनलिस्टेड है, 9% इंटू 10 लाख करेंगे तो 0.90 आ रहा है लाख, विच इज 90,000 रुपीज। तो ये भी आपका इंटरेस्ट अमाउंट हो गया, और फाइनल वाले पे इंटरेस्ट अमाउंट और 1 लाख रुपए का हो गया। तीनों को मिलाएंगे तो इंटरेस्ट का इनकम आ जाएगा। डिविडेंड इनकम अलग से ऑलरेडी 24 लाख रुपए बताया हुआ है।
अपने वो बोलता है कि नेट कैश बैलेंस पहले बताओ और फिर बोलता है एनएवी भी बताना। बता देंगे, बड़ा आसान है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लोजिंग कैश बैलेंस का कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्लोजिंग कैश बैलेंस के लिए हम लेते हैं ओपनिंग कैश बैलेंस, उसमें ऐड करते हैं अगर ड्यूरिंग देयर कुछ भी इंटरेस्ट मिला है तो, कुछ भी डिविडेंड मिला है तो वो भी ऐड करेंगे, और कोई खर्चा वर्चा लग गया तो माइनस करेंगे। वही काम हमने यहाँ किया। 4 लाख के ओपनिंग बैलेंस पे हम लोगों ने इंटरेस्ट जोड़ा, डिविडेंड जोड़ा, और जो खर्चा लगा हमारा वो माइनस किया, और क्लोजिंग कैश बैलेंस हमारे पास आ गया। बहुत आसान था ये। जाहिर सी बात है इतना करने का 2 मार्क्स से ज्यादा क्या ही मिलेगा। फिर उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना था यहाँ पे क्लोजिंग एनएवी का। क्लोजिंग एनएवी की कैलकुलेशन के लिए क्लोजिंग कैश लेंगे और उसमें मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जोड़ेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सवाल में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर और अलग से कोई जानकारी नहीं है, तो हम यही मानेंगे कि जिस भाव पे हमने इन्वेस्ट किया था वही भाव पे आज भी पड़ा होगा। वो हमारे भाव थे 160 और फिर क्या था 16, 10 और 10 यानी 196 लाख। तो हम उतना ही मानेंगे कि आज भी हमारा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होगा। तो कैश बैलेंस है 21.02 और बाद बाकी इन्वेस्टमेंट को सेम वैल्यू पे ले लिया गया, और यहाँ पे 217.02 लाख हमारा एनएवी आ गया। इसको डिवाइड करेंगे बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, जो कि ऊपर दिया था, पता है यहाँ पे 20 लाख यूनिट्स। सो विल डिवाइडेड बाय 20 टू गेट एनएवी पर यूनिट, और हमारा रिजल्ट आ रहा है 10.851। ये निहायत ही आसान था, बहुत ही ज्यादा आसान कैटेगरी था, और इस आसान कैटेगरी को करने के 4 मार्क्स अगर कभी भी किसी भी साल में मिले हो तो मेरे हिसाब से इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, और इसको जरूर से आप एंजॉय करके बड़े आराम से स्कोर कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ इस तरह का एग्जाम में आ जाए, हालांकि आने के चांसेस तो कम रहते हैं लेकिन फिर भी आ जाए तो अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है जून 2015 का सवाल, और इसके ऊपर भाई साहब मैंने लिख दिया है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। सर काय को लिख दिया कंट्रोवर्शियल? क्योंकि इसके पीछे की एक कहानी है। इसके पीछे की कहानी यह है कि सीएमए इंस्टीट्यूट, हम सभी जानते हैं कि सीएमए इंस्टीट्यूट थोड़ा बहुत ना फॉलो करता है सी इंस्टीट्यूट को, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस सी इंस्टीट्यूट ज्यादा ध्यान देता है फाइनेंस के ऊपर सीएमए इंस्टीट्यूट के मुकाबले। उससे भी ज्यादा ध्यान सीएफए इंस्टीट्यूट देता है, जो कि इंडिया का नहीं है, बाहर का है, लेकिन हाँ इस तरह से फ्लो होती है इंफॉर्मेशन। ऐसे में जब भी कोई नया सवाल आता है, जब भी कोई भारी सवाल आता है, जब भी कोई डेंजरस सवाल आता है, तो वो सीए में पूछा जाता है पहले, और सीएमए वालों को अगर लगता है कि इतना बच्चे हमारे सह पाएंगे तो वो उस सवाल को अडेप्ट कर लेते हैं। अडेप्ट करने में 1 से 2 साल का समय लग सकता है, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि इस साल जो सीए में यूनिक सवाल आ गया, कोई नया सवाल आ गया, तो हो सकता है वो 2 साल बाद सीएमए में भी आ सकता है, पर उसका डिफिकल्टी लेवल मैच किया जाता है। डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने से नहीं आता सिलेबस में। अब इसमें बात आती है कि ये क्वेश्चन जो आया जून 2015 में, ये दरअसल सीए में 2013 या 14 में ही पूछा गया था जी, 3-4 टर्म्स पहले पूछा गया था, और उस समय सीए इंस्टीट्यूट ने जो सवाल बनाया था उस सवाल में कोई गलती नहीं थी। देयर वाज नो मिस्टेक इन दैट। इनफैक्ट क्वेश्चन के कुछ ऐसे एरियाज थे जिनको अलग से प्लेस किया गया था, और वो प्लेसमेंट की वजह से ही कंफ्यूजन नहीं हो रही थी सवाल में। सवाल हालांकि सीए वाले बच्चे भी ज्यादा नहीं बना पाए थे क्योंकि एक नया टाइप का सवाल आ गया था, लेकिन फिर भी वो सवाल सही था। फिर सीएम इंस्टीट्यूट ने उस सवाल को कॉपी किया, कॉपी करके अपने हिसाब से थोड़ा सा फ्लेवर ऐड किया, और उसी फ्लेवर को ऐड करने में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। कैसे, आइए जानते हैं। इस सवाल में स्ट्रक्चर यह है कि एक स्कीम है, इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट किए गए हैं शेयरों में, जिसमें आईटी की कंपनियों में किए गए हैं 20 करोड़ रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में किए गए हैं 22 करोड़, एफएमसीजी 15 करोड़, ऑटोमोटिव 20 करोड़, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल 8 करोड़। तो यहां पे अपने को बोला है कि एक स्कीम है, जिस स्कीम में कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया वो बताया हमें बाकायदा। फिर इन्होंने बोला कि कैश और बाकी एसेट्स जो हैं, जो कि हमारे पास पूरे फंड पीरियड तक रहे हैं, उसका वैल्यू है 4 करोड़। कोई भी इंसान इसको इसी तरह सोचेगा कि यही मेरा ओपनिंग और यही मेरा क्लोजिंग भी होगा, जबकि इंस्टीट्यूट ने इसको जिस हिसाब से प्लेस किया है, ये ओपनिंग मानना गलत नहीं था। It was not wrong to assume that cash balance was opening कितना 4 करोड़ का, जिस हिसाब से इसको प्लेस किया। बाद में ये बात इन्होंने जरूर लिखी है इवन थ्रू आउट द फंड पीरियड वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी इसको 4 करोड़ को ओपनिंग मानना गलत नहीं था, ये होना चाहिए था ऐसा। लेकिन इंस्टीट्यूट ने इसको सॉल्व कैसे किया? इंस्टीट्यूट ने इसी को क्लोजिंग बैलेंस माना और ओपनिंग बैलेंस लिटरली कुछ नहीं माना। They have literally taken no opening balance. इनफैक्ट उन्होंने कैश का कैलकुलेशन ही नहीं करके दिखाया,
वो बोलते हैं कि भाई जो आपके कैश इन हैंड है, हमने जब बोल दिया आपको इवेंट ड्यूरिंग द पीरियड है, तो इवेंट ड्यूरिंग द पीरियड है तो 4 करोड़ ही ओपनिंग मानना चाहिए, 4 करोड़ ही क्लोजिंग मानना चाहिए। जबकि फर्स्ट टाइम कोई भी इस सवाल को देखा होगा तो उसने ओपनिंग जरूर माना होगा, क्योंकि ओपनिंग के ही सवाल ज्यादातर आते थे उस समय तक भी। तो यहां एक बड़ा मिस्टेक हो सकता था, आपको इस मिस्टेक से बचना है। इस तरह का सवाल एग्जाम में आए अगर, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर लिखा है इवन थ्रू आउट द फंड पीरियड, तो वो क्लोजिंग बैलेंस लेकर के चलना, ओपनिंग नहीं। फिर देखो इन्वेस्टमेंट अभी भी चालू है। अब किसी को क्यों नहीं लगा ये ओपनिंग नहीं है, क्योंकि अभी तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट डिस्कस ही करते जा रहे हो। आपने लिस्टेड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया 10 करोड़ रुपए का, अनलिस्टेड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया और 10 करोड़ का, एक्सपेंसेस पेबल है क्लोजर डेट पे, अब जाकर के क्लोजिंग की बातें शुरू हुई है, जो कि है 2 करोड़ रुपए की। फिर मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स है, जो कि है 9%, दिस इज यील्ड ऑन बॉन्ड्स, और वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स के लिए यूज होगा। इसका क्या ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, ये काफी अलग ट्रीटमेंट है। फिर उसके बाद में लास्ट में नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग दिए हुए हैं, जिसमें रूपी साइन गलती से आया हुआ है, सो रूपी साइन नहीं होगा, इट विल बी जस्ट 4 करोड़ यूनिट्स। अब बात आती है सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये समझाओ। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, करेक्ट। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में इक्विटी शेयर की इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन करना आसान है। उसके लिए आपको अपने इक्विटी की जो भी ओपनिंग वैल्यूज हैं उनको डिवाइड करना है बाय द इंडेक्स ऑन द डेट ऑफ परचेज एंड मल्टीप्लाई करना है विद द इंडेक्स ऑन वैल्यूएशन डेट। ये चीज एक छोटे सवाल में भी आपको मैं शो कर दूंगा, पर हाँ बड़े सवाल में देखिए कैसे हो रहा है। जितने रुपए आपने इन्वेस्ट किए, मान लो आपने आईटी कंपनी में 20 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, जिस दिन आपने इन्वेस्ट किए उस दिन आपका ये इंडेक्स का वैल्यू था 1800, और वैल्यूएशन डेट पे ये हो गया 2800, यानी कि एट द एंड ऑफ द पीरियड ये इंडेक्स 1800 से बढ़ के हो गए 2800। जब एक इंडेक्स बढ़ेगा तो उसके साथ में आपकी वैल्यू ऑफ शेयर्स भी तो बढ़ेंगी। हाँ वो वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, जरूरी नहीं है इंडेक्स के साथ ही चले, पर हमारे पास इससे ज्यादा कोई जानकारी है नहीं, तो हम भैया ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहां पे 1800 का इंडेक्स अगर 2800 हो गया, तो बताओ 20 करोड़ कितना हो जाएगा। हमने सॉल्व किया, रिजल्ट है 31.11 करोड़। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए हुए 22 करोड़ बन जाते हैं 39.29, एफएमसीजी में लगाए 15 करोड़ 15 करोड़ बन जाते हैं 23.44, 20 crore become 30 crore and 8 crores become 11.73, and we are sorted, we are done with the valuation of equity shares. इक्विटी में आपने जितने भी पैसे लगाए थे उसकी क्लोजिंग वैल्यू अपने पास आ गई। अब बात आती है कि हमारे लिस्टेड बॉन्ड्स अनलिस्टेड बॉन्ड्स का हम वैल्यूएशन कैसे करें। तो लिस्टेड बॉन्ड्स के लिए आप ध्यान दीजिए, यहां पे आपको मार्केट एक्सपेक्टेशन दिया हुआ है। मार्केट एक्सपेक्टेशन में ऐसा है साहब कि आपके बॉन्ड्स को लेकर के कुछ ऐसा नहीं बताया गया कि कब इसकी मैच्योरिटी होगी। तो एक बार के लिए माना जा सकता है कि ये एक इररिडीमेबल बॉन्ड है। अब यहीं पे सारा गेम खुलेगा, ध्यान देना। इररिडीमेबल, इररिडीमेबल बॉन्ड है, इररिडीमेबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब यह है कि इसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी हमें यूजिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी फॉर्मूला। आपको अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ज्यादा जानकारी नहीं है तो छोड़ दो, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी होता है उसका फॉर्मूला होता है ए बाई आई। बॉन्ड्स के केस में ए होता है हमारा एनुअल इंटरेस्ट अमाउंट एंड आई होता है हमारा यील्ड बॉन्ड के केस में। तो हम यहां पे यही कर रहे हैं, हमारा एनुअल कूपन अमाउंट कितना है ऑन द लिस्टेड बॉन्ड्स, 10 करोड़ के बॉन्ड्स हैं, तो उस पे हमारा जो एनुअल कूपन है वो है 10% के हिसाब से 1 करोड़। ये देखो यहां लिस्टेड बॉन्ड्स में लिखा हुआ है 10% बॉन्ड्स है ये, तो 1 करोड़ रुपए हमारा एनुअल कूपन है, तो 1 करोड़ को आप डिवाइड करो बाय 9% विच इज द यील्ड ऑन दीज बॉन्ड्स, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दीज बॉन्ड्स। मुझे पता है मैं ये जो बात बोला ये बहुत भारी बात है आपके लिए, डिफिकल्ट है, बट फिर भी एक ट्राई करना चाहता हूं इसको वापस समझाने का। ट्राई मेरी इस प्रकार है कि अगर कोई परपेचुअल बॉन्ड होता है तो उसकी वैल्यूएशन करने के लिए हम करते हैं पीवी ऑफ परपेचुइटी। पीवी ऑफ परपेचुइटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बाई आई। बॉन्ड के केस में ए का मतलब हो गया एनुअल इंटरेस्ट एंड आई का मतलब हो गया यील्ड। 10 करोड़ के बॉन्ड पे 10% अगर कूपन मिलता है तो 1 करोड़ का हो गया कूपन अमाउंट, उसको हम डिवाइड करेंगे बाय आवर यील्ड वैल्यू विच इज 9%। ऐसा करते ही हमारे पास वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आ जाएगा विच विल बी 1/9%।
तो 1/9% इज 11.11 करोड़। तो वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स आएगा 11.11 करोड़। ये आ गया सर 11.11 करोड़ इसका वैल्यूएशन। अच्छा, मैं बार बार 10 करोड़ नीचे वाले को टिक कर रहा था, हालांकि दोनों ही 10 करोड़ है। आपका रिडीमेबल और इरिडीमेबल दोनों ही 10-10 करोड़ के हैं, सो उसकी चिंता नहीं है हमें। तो 10 करोड़ का हो गया 11.11 करोड़। अनलिस्टेड बॉन्ड्स के ऊपर में अगर कुछ नहीं बोला रहे तो उसको आप बुक वैल्यू पे ले लेना। हाँ, इन्होंने नहीं बोला है, अनलिस्टेड के लिए कुछ नहीं बोला, तो हम उसे अपने बुक वैल्यू पे लेने वाले हैं। सवाल में बोला कि हमने कुछ खर्चे भी किए थे जो कि इस प्रकार है, जिसका टोटल है 660 लाख रुपीस। अपने को यह भी बोला कि ड्यूरिंग द पीरियड 2 साल में अपने फंड ने डिस्ट्रीब्यूट किया 1.5 रुपीज पर यूनिट करके एनुअल कैश डिविडेंड। यानी हमारे फंड ने इन्वेस्टर्स को दिया है कितने रुपए दिए हैं, टोटल 1.5 रुपीज करके पर यूनिट। तो ये 1 साल का है, 2 साल का हो जाता है 3 रुपए पर यूनिट के। तो जितने भी हमारे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, उन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पे 3 रुपए पर यूनिट पे आपका डिविडेंड गया है। आपको सबसे पहले ये यही पूछ रहे हैं कि एनुअलाइज्ड नेट रेट ऑफ रिटर्न बताओ और एक्सपेंस रेशियो भी बताओ। तो देखो, एनुअलाइज तो हम तब करेंगे ना जब हम पहले एनएवी कैलकुलेट करें। तो एनएवी क्लोजिंग पे कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान देना। क्लोजिंग पे एनएवी कैलकुलेट करने के लिए नियम एकदम सिंपल है। क्लोजिंग कैश बैलेंस लेना है, उसमें मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को ऐड करना है, और अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो उसको माइनस करना है। इस सवाल में हम लोग कैश का बैलेंस ले लेंगे जो कि 4 करोड़ ही है, लिखा था इवनली थ्रू आउट द पीरियड, इसका मतलब 4 करोड़ पर कैश है आपके पास। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स हमने कैलकुलेट किया था अपने मेहनत से 135.57, वी हैव टेकन दैट। बॉन्ड्स के केस में लिस्टेड है और उसकी वैल्यूएशन हमने 11.11 करोड़ निकाली। ये सेम वैल्यूएशन यहां पे भी लिखी हुई है, तो वो आपको दिख रही है। वैसे घबराना नहीं, ये सारा राइटअप आपको डाउनलोड करने के भी मिल रहा है, तो आपको लिखने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। बस वैल्यूएशन कैसा है समझना। 10 करोड़ इंटू 10% किया तो आया आपका कूपन अमाउंट। कूपन अमाउंट को डिवाइड किया बाई 9% विच इज द यील्ड ऑन द लिस्टेड बॉन्ड्स, एंड उससे अपना वैल्यूएशन ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स आ गया। इसके अलावा अपने पास में अनलिस्टेड बॉन्ड्स का भी यहाँ पे वैल्यूएशन है, और कोई एक्सपेंस पेबल है तो माइनस करेंगे। सवाल में सब कुछ है, हमारे पास अनलिस्टेड बॉन्ड्स है 10 करोड़ के, और 2 करोड़ का एक्सपेंस पेबल है। ये 2 करोड़ का एक्सपेंस पेबल यहां दिया हुआ था, एक्सपेंस पेबल 2 करोड़ का, तो वो भी हम यहां पे माइनस कर देंगे। हमने माइनस किया, हमारे पास एनएवी आ गई 158.68 करोड़ की। इसको डिवाइड किया बाई 4 करोड़ यूनिट्स। सर ये कहां दिया है, अरे लास्ट इंफॉर्मेशन दिया था, लास्ट इंफॉर्मेशन ये रहा 4 करोड़ यूनिट्स। तो हमारे पास एनएवी की वैल्यू आ गई, उसको हमने डिवाइड किया बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड वी हैव गॉट अवर एनएवी एट द एंड ऑफ द सेकंड पीरियड राइट इन फ्रंट ऑफ अस, व्हिच इज 39.67। अब सर हम ये रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये रिटर्न कैलकुलेशन करने के लिए एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आगे जाकर के आप कॉन्सेप्ट नंबर 3 में पढ़ोगे, तो अभी रुक जाओ, सब्र करो, ऐसा कोई हड़बड़ मत मचाना, ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए एनएवी एट द एंड ऑफ द पीरियड, विच इज एनएवी 2, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है 39.67। और हमें साथ में चाहिए एनएवी 0, यानी बिगिनिंग में हमने किस एनएवी में निवेश किया था, तो उसके लिए भी हमें अगेन मार्केट वैल्यू लेनी होगी अपनी सारी इन्वेस्टमेंट की। तो हमारी बिगिनिंग की सारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन हमने करी, 10 + 10 करके हमने इसमें अपने बॉन्ड्स भी जोड़ लिए, एंड वैल्यू आ गई। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि कैश का 4 करोड़, जो कि ओपनिंग तो कोई भी बच्चा मानता, इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर में 4 को ओपनिंग नहीं माना। दिस इज वाई दिस क्वेश्चन बिकम्स अ कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन। ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन बनता है क्योंकि ओपनिंग 4 करोड़ लिया ही नहीं किया है, और इस वजह से 105 करोड़ माना गया, जो कि मेरे हिसाब से 109 करोड़ भी लिया जा सकता था, बट इट इज नॉट देयर। इसको डिवाइड किया बाई 4 करोड़ यूनिट्स, तो इसकी भी बिगिनिंग भी एनएवी आ गई। अब ध्यान रखिएगा, एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसको आपने खरीदा 26 रुपए 25 पैसे में, बेचा 39.67 पर यूनिट पे, और 2 साल जब आपने उसको होल्ड किया तो 1.5 करके 2 बार आपको उस पर डिविडेंड भी मिला। तो एज एन इन्वेस्टर आपका उस पर रेट ऑफ रिटर्न क्या है, बोलना बड़ा आसान है। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एनएवी 2 माइनस एनएवी 0 प्लस डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्ट्रीब्यूशन में आता है डिविडेंड या फिर कोई भी कैपिटल गेन का डिस्ट्रीब्यूशन जो कि इन्वेस्टर को पास ऑन हुआ है फ्रॉम द म्यूचुअल फंड, तो उसको हमने यहां लिया और डिवाइड किया भाई एनएवी 0। 1/2 इसलिए किया क्योंकि ये 2 साल की कहानी, हमें एनुअलाइज्ड निकालना है, तो 1/2 किया, बाद बाकी इंटू 100, क्योंकि हमें डेसिमल में नहीं चाहिए आंसर, हमें परसेंटेज फॉर्म में चाहिए।
रिजल्ट निकाला, रिजल्ट आया 31.28%. नाउ दिस इज अवर एनुअलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द म्यूचुअल फंड स्कीम. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है एक्सपेंसेस पर यूनिट. तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सवाल में बोला था कि हमारे जो एक्सपेंसेस हुए हैं साल भर में वो हुए हैं 660 करोड़ की. 660 लाख के थे. हमको यहां बोला गया था 660 लाख के हमारे खर्चे हुए हैं. ये देखो यहां पे, ये यहां पे 660 लाख का हमारा खर्चा है. तो इस खर्चे को हम डिवाइड करेंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ यूनिट से. 660 lakhs is equivalent to 6.6 crores divided by 4 crore units. We get a value of 1.65 per unit, which is our expenses per unit. लास्ट में हमें एक्सपेंस रेशियो भी निकालना है, जिसके लिए फॉर्मूला होता है एक्सपेंसेस पर यूनिट डिवाइडेड बाय एवरेज एनएवी पर यूनिट, और इससे फॉर्मूला लगा करके फाइनली रिजल्ट आ रहा है 5.01%. भैया हमें ये वाला फॉर्मूला एकदम नहीं समझ में आया. भैया एकदम नहीं. भैया ये वाला भी नहीं समझ में आया. भैया ऊपर वाला भी नहीं आया. बेसिकली जो जो इधर पूछा गया था हमें कुछ नहीं आया. तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये इस कैटेगरी का नहीं है. ये आगे एक कैटेगरी में आपको मिल जाएगा जहां पे हम परसेंटेज कैलकुलेशन करेंगे, रिटर्न कैलकुलेशन करेंगे, सब मिलेगा. तो अभी आप सब्र करो. मेरा मेन एजेंडा था आपके सामने एनएवी कैलकुलेशन करके दिखाने का, जो हमने सक्सेसफुली किया. यहां पे 39.67 की बात करें या फिर 26.25 की, ये दोनों ही एनएवी क्या आप ठीक से कैलकुलेट कर पाए तो आपका ये सवाल हो गया. बाकी रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा या फिर मैं एक्सपेंस रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए. आगे के हम लोग अपने बोल सकते हैं कि पार्ट में देखेंगे. आते हैं दिसंबर 2015 पे. दिसंबर 2015 का जो क्वेश्चन है, मैं इसको इजी लिखा हूं पर डिफरेंट क्यों लिखा हूं, बिकॉज देयर इज समथिंग. सवाल में बोला कि 8 लाख यूनिट्स को 10 रुपए में इशू किया गया. 8 लाख यूनिट्स को 10 रुपए में इशू करना मतलब 80 लाख रुपीस में स्कीम का इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ. कोई एंट्री लोड नहीं लिया गया, यानी इन्वेस्टर्स को जबरन और कोई एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं पड़ा. 80 लाख रुपए के यूनिट्स और इन्वेस्टर्स ने भी 80 लाख रुपए कंपनी के हाथ में दिए. फिर बोलता है कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट करी, लेकिन अपने इनिशियल इशू एक्सपेंसेस का खर्चा चुकाने के बाद, और वो खर्चा था कितने रुपए का पता नहीं. जब भी इस तरह की लाइन लिख दे तो बात ध्यान रखना, ये लिखा है खर्चा हो गया और फिर हमने बाकी सारा इन्वेस्ट कर दिया. इसका मतलब बिगिनिंग कैश को नील कंसिडर करना होगा. सर हमें कैसे याद रहेगा? अरे यही तो कहानी है पूरे रिवीजन की. रिवीजन में इन्हीं सब बातों पे गौर करना है. अगर लिखा हुआ आ गया आफ्टर मीटिंग द इशू एक्सपेंसेस, तो आपको बिगिनिंग कैश बैलेंस को 0 लेना है. अगर नहीं लिखा हुआ आया तो वो भी आगे आएगा. कहेगा चिंता क्या चीज का, तो उसके ऊपर में भी हम आएंगे. हमने इन्वेस्टमेंट करा 64 लाख रुपीस का इक्विटी शेयर में. बाद बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डिबेंचर, अनलिस्टेड और लिस्टेड मिला करके हमने टोटल और 14 लाख रुपए इन्वेस्ट किए. सब मिला के 78,40,000 रुपीस का इन्वेस्टमेंट हो गया. इसका मतलब बाकी के 2,60,000 नहीं 1,60,000 चले गए इन द नेम ऑफ इशू एक्सपेंसेस. तो हमने 80 लाख रुपए का जरूर अपने इन्वेस्टर से पैसा वसूला. उसमें से 1,60,000 रुपए का हमारा इशू एक्सपेंस लग गया. जो बच गया 78,40,000, उसको हमने कहां कहां कितना कितना इन्वेस्ट किया आपको पता चल गया है. ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड मिला 9,60,000 का. अच्छी बात है. इंटरेस्ट सारे के सारे सिक्योरिटीज पे मिल गया, यानी 6,40,000 पे 8% कितना होता है 51,200. 4 लाख रुपए पे 9% कितना होता है 36,000. 4 लाख रुपए पे 10% कितना होता है 40,000. तो आपकी तीनों इंटरेस्ट पेमेंट्स आपको मिली. आपको डिविडेंड में मिला ड्यूरिंग द ईयर कितना 9,60,000 रुपए का. एट द एंड बोलता है कि इक्विटी शेयर्स जो हैं और जो 10% डिवेंचर्स हैं, इनका कोटेशन आया 175% एंड 90% ऑफ देयर पार वैल्यूज. इसका मतलब इक्विटी की अगर हम बात करें तो इक्विटी जिसकी पार वैल्यू है 100 रुपए की, वो 175 रुपीज में ट्रेड करने लगा. और जो हमारे 10% लिस्टेड डिवेंचर्स थे, उनकी पार वैल्यू पता नहीं क्या है, पर वो अपने 90% पे ट्रेड करने लगा. यानी ये 4 लाख रुपए की वैल्यू हो गई 3,60,000. 4 लाख रुपए की वैल्यू हो गई 3,60,000. ये बहुत आसान है कैलकुलेट करना. 4 लाख का 90%, तो वो आ गया 3,60,000. क्लियर? इसके अलावा इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन करना है, वो भी बड़ा आसान है. 40,000 शेयर्स हैं और आपके एक एक शेयर की कीमत हो गई 175 रुपीज. तो कैलकुलेशन करके देख लो, रिजल्ट आएगा 70 लाख रुपीज. तो 64 लाख रुपए में आपने जो शेयर खरीदे थे वो अब हो चुके हैं
70 लाख रुपीस के, और वो चीज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। बात बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी और डिबेंचर को लेकर के कुछ बोला नहीं, तो हम लोग भी कुछ करेंगे नहीं। साल में बोला है कि हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस 4 लाख रुपए का और लगा। इशू एक्सपेंस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस अलग अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कैश बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो कैश बैलेंस के लिए हम लेंगे ओपनिंग कैश विच इज कंसिडर्ड टू बी 0। ऊपर ये बात बोली गई थी। आपको पूरा इंटरेस्ट और पूरा डिविडेंड मिला, और आपने साल भर में जो भी अपना इशू एक्सपेंस रहा, इशू तो क्या रेकरिंग एक्सपेंस रहा, जिसे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं, वो माइनस किया, रिजल्ट आया 6.872 लाख। अब हमें एंडिंग एनएवी कैलकुलेट करना है। एंडिंग एनएवी कैलकुलेट करना भी आसान है। अब अपने कैश के वैल्यू को लो, इसके अलावा जो आपका इक्विटी है उसका वैल्यूएशन 70 लाख हो गया था, शो किया था थोड़ी देर पहले। आपके जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो 6.4 पे ही है। अनलिस्टेड डिवेंचर 4 लाख पे है, और लिस्टेड डिवेंचर 3.6 लाख पे आ गए, 3.6 लाख पे आ गए 4 लाख के बदले। आपका एनएवी 90.872 पे आकर के अटका। इसको आप पर यूनिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बड़ा आसान है। एनएवी लीजिए, डिवाइड कीजिए बाय नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर 8 लाख। डिवाइड किया, रिजल्ट आ गया 11.359 विच इज अवर एनएवी पर यूनिट। सवाल में यह भी बोला है कि अगर आपने इसी एनएवी में से 90 रुपए का डिविडेंड अनाउंस कर दिया तो कितना बचेगा। भाई इसी में से तो देंगे, तो हमारी जो भी एनएवी आई उसी एनएवी में से वी विल गिव अवे 0.90, सो व्हाटएवर विल बी लेफ्ट विल बी एक्स डिविडेंड एनएवी वैल्यू, and that will be 11.359 minus 0.90. The result will be 10.459. So that's how we solve these questions. बड़ा आसान, बड़ा सिंपल, और ये कितने मार्क्स के लिए आया था? 8 मार्क्स के लिए आया था। रिव्यू करें प्लीज, रिव्यू करें इसको प्लीज। अगर ऑब्जर्वेशन हो गई हो तो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। व्हाट डू यू से? नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2016 में आया हुआ, सिर्फ 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, जो कि पॉसिबली अब तो नहीं आ सकता 2 मार्क्स के लिए, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन जो था ये अब 2 मार्क्स के लिए एमसीक्यू में जरूर आ सकता है। तो एमसीक्यू के हिसाब से थोड़ा सा इसको तैयार करना है। इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आइए देखते हैं इसको। क्लियर? यहाँ पे देखिए अपने दिसंबर 2016 में क्या दिया। अपने को बोला कि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है करोड़ में कुछ कंपनियों में। इन कंपनियों में कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया बताया, इनका इंडेक्स परचेज डेट पे और वैल्यूएशन डेट पे क्या था वो भी बता दिया। ये सेम काम आपने एक सवाल में किया है, यस दोबारा हो रहा है। सो 28 को डिवाइड करना है बाय दी इंडेक्स वैल्यू ऑन द डेट ऑफ परचेज इनटू इंडेक्स वैल्यू ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन, और ऐसा करके हम लोग अपनी वैल्यू को भी पता लगा लेंगे। जैसे 28 करोड़ बढ़ करके कितना हो जाएगा 47.2, इसी तरह 15 करोड़ बढ़ करके हो जाएगा 27 करोड़, टोटल वैल्यू आ रहा है 74.2 करोड़। यहाँ पे क्वेश्चन में अपने को एनएवी पर यूनिट पूछा और नंबर ऑफ यूनिट्स 1.25 करोड़ थे, तो बस 74.2 को डिवाइड कीजिए 1.25 से, रिजल्ट आया 59.36। ये एक परफेक्ट सवाल है जो कि एमसीक्यू के स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल सकता है इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड अबाउट दिस। आगे बढ़ते हैं। जून 2017 में अगेन पूछा गया 8 नंबर का, अगेन वेरी सिंपल वेरी सिमिलर क्वेश्चन। इधर बस एक बात का ध्यान देना कि ये सवाल दिसंबर 2015 जैसा ही है, एकदम वैसा ही है, बस वहां पे इनिशियल एक्सपेंसेस इनकर होने के बाद जो 2 लाख रुपए की जगह ना अमाउंट नहीं बताया था, उन्होंने बस ये लिखा था इनिशियल एक्सपेंसेस हुआ है और जो बचा बाकी सब इन्वेस्ट किया। यहां पे इन्होंने क्या किया ना, 2 लाख रुपए का इनिशियल एक्सपेंस आपको बता दिया। अब यहां फर्क ये पड़ रहा है कि टोटल शुरुआत में वैल्यू थी 10 लाख इंटू 10 यानी 100 लाख की। उस 100 लाख में 2 लाख रुपए तो खर्चे हो गए, बाकी 98 का हिसाब ये होना चाहिए, तो ये है 98 लाख का। आप देख सकते हैं इस 98 में 80 लाख रुपए आपने इक्विटी शेयर में डाले, बाद बाकी 5 और 5 यहां और 8 यहां, सब मिला के 98 लाख का हुआ। सर इसके बावजूद भी कुछ रह जाता तो फिर वो कैश हो जाता। यानी अगर मान लो इसका टोटल 96 लाख आता तो मैं कैश मानता ओपनिंग कैश 2 लाख रुपए, बट इस सवाल में वैसा कुछ भी नहीं है। सो दैट मेक्स दिस क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर टू अ क्वेश्चन दैट वी हैव ऑलरेडी डन, इसलिए इसको हम स्किप कर रहे हैं, स्किप्ड। ठीक है, गुड। आगे बढ़ रहे हैं जून 2019 के क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में भी सिमिलरिटी आपको देखने को तो मिलेगी, ऐसा ही सवाल हम बार बार देख रहे हैं। जून 2019 में 8 नंबर के लिए क्वेश्चन आया था। एक म्यूचुअल फंड है जिसके 20 लाख यूनिट्स हैं और 10-10 रुपए की एक यूनिट को इशू किया गया। इसका मतलब टोटल 200 लाख रुपए हमने इकट्ठा किए। लो जी 200 लाख।
इस 200 लाख में अपने लोगों ने इन्वेस्टमेंट कहां कहां किया? अपने लोगों ने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 196 लाख का। इसके अलावा अपने को यह बोला कि इनिशियल एक्सपेंस इस सवाल में था 3 लाख, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। जो बच जाएगा वो क्या होगा? वो हमारा हो गया बिगनिंग कैश। आप देख सकते हैं बिगनिंग में 200 लाख से शुरुआत हुई, 196 लाख हमने इन्वेस्ट किया, 3 लाख रुपए इनिशियल इशू एक्सपेंस के नाम पे मान भी लिया, तो भी तो 1 लाख बचता है। इस 1 लाख का क्या? ये हमारा बन गया बिगनिंग कैश। बात बाकी सवाल एकदम सिंपल है, वापस स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपके पास में इक्विटी शेयर्स है, उसके लिए यहां पे बोला गया है कि इक्विटी शेयर्स की वैल्यूएशन आप करेंगे 180 रुपए के हिसाब से, यानी 160 की जगह 180 की वैल्यूएशन होगी। सो 1 लाख शेयर्स इंटू 180 रुपीज, वैल्यू आ रही है 180 लाख रुपए की। इसके अलावा अपने को बोला कि जो अनलिस्टेड डिबेंचर्स हैं उनको 85% वैल्यू पे पकड़ना है। तो जो हमारे अनलिस्टेड डिबेंचर्स हैं वो है हमारे 10 लाख के, उस 10 लाख के जगह हम उसे 85% पे पकड़ेंगे, सो दैट विल बी 8.5 लाख। इसके अलावा लिस्टेड डिबेंचर पे कोई टिप्पणी नहीं की तो उसको 10 लाख ही पकड़ लिया, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे भी कोई टिप्पणी नहीं की तो उसको 16 लाख पकड़ लिया। सवाल में बोला है अपने को कि अपने कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर जो कि 4 लाख रुपए के हैं, इसमें से 1.5 लाख रुपए अगले साल हम पे करेंगे, यानी टोटल खर्चा तो 4 लाख है, लेकिन इस 4 लाख में कैश में खर्च हुआ 2.5 लाख और आउटस्टैंडिंग रह गया 1.5 लाख। तो जब हम कैश की कैलकुलेशन करेंगे तो हम 2.5 को ध्यान में रखेंगे, और जब हम एनएवी की कैलकुलेशन करेंगे तो 1.5 को ध्यान में रखेंगे। सवाल में बोला है कि हमारा जो एनएवी है वो शुरुआत में था 12.5 रुपीज पर यूनिट करके। अच्छा, ये रिडीम हुए थे। ओहो, बोलते हैं कि साल खत्म होने से जस्ट पहले हमने 60,000 यूनिट्स को रिडीम भी किया, यानी जहां हमारे पास शुरुआत में कितने यूनिट्स थे? शुरुआत में थे 20 लाख यूनिट्स। उन 20 लाख यूनिट्स में से 60,000 यूनिट्स को हमने रिडीम कर दिया, तो बच गए 19.4 लाख यूनिट्स। और इनके रिडेम्पशन करते वक्त हमने इसके ऊपर एग्जिट लोड चार्ज किया 1% का, तो 12.5 रुपए का एनएवी था, उस पे 1% हमने काटा एग्जिट लोड के नाम पे, तो हमने कितने रुपीस में रिडीम किया इसको? हमने इसको रिडीम किया 12.375 पर यूनिट पे। तो हमने इसको रिडीम किया 12.375 पर यूनिट पे, और हमारे पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स लास्ट में बचेंगे वो होगा 20 लाख माइनस 60,000, सो दैट विल बी 19.4 लाख। हमको बोला एनएवी कैलकुलेट करो, तो लो जी, बड़े आराम से हमने कर लिया। बिगनिंग कैश बैलेंस देख लो, अपने पास में क्या था? 1 लाख रुपए का, ये मैंने ऊपर शो किया था। 200 लाख में से माइनस किया 196 लाख, बचा 4 लाख। 4 लाख में 3 लाख रुपए इनिशियल एक्सपेंसेस, बचा 1 लाख। सो ओपनिंग कैश बैलेंस 1 लाख रुपीज। इंटरेस्ट हमें जितना जितना मिला हमने कैलकुलेट करके लिख लिया 3.38 लाख। डिविडेंड हमें ड्यूरिंग द पीरियड मिला 24 लाख का, पक्का सवाल में कहीं ऊपर बोला हुआ है, ये रहा डिविडेंड 24 लाख रुपए का। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2.5 ही हमने पकड़ा है, तो ये एक चीज है जिसको एक गौर कीजिएगा। ऐसे तो 4 लाख रुपए हमारा खर्चा, लेकिन इसके लिए पैसे जो एक्चुअल में चुकाए गए हैं वो 2.5 लाख, बाकी 1.5 का क्या, वो आउटस्टैंडिंग रह गया है। और लास्ट में आपने रिडीम किए यूनिट, तो इसमें आपके कैश तो गया ही होगा। तो 60,000 यूनिट्स को आपने रिडीम किया 12.375 पे, सो दैट विल बी 60,000 इंटू 12.375, वो आ रहा है 7,42,500। तो इसको भी हमने यहां पे कंसिडर कर लिया। नेट नेट कैश बैलेंस हमारे पास में आ रहा है 18.455 लाख। इसके अलावा एंडिंग एनएवी हमें कैलकुलेट करना था, तो इसके लिए कैश लिया, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लिया और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया। सो कैश आया 18.455, यहां से लिया। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऊपर हमने कैलकुलेट किया था। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें इक्विटी है 180 लाख का, गवर्नमेंट सिक्योरिटी 16 लाख का दिया हुआ था, जैसे ही लेंगे। 8.5 लाख का डिवेंचर्स लिस्टेड है क्योंकि 85% वैल्यू पे लेना था, और बाकी 10 लाख डिवेंचर्स अनलिस्टेड कैटेगरी, सॉरी लिस्टेड कैटेगरी में, एंड वो सब मिला करके 214.5 लाख रुपीस का अपना मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया। इसमें एक चीज हमने माइनस करी है जो कि हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो कि है आउटस्टैंडिंग हमारा खर्चा है 1.5 लाख का, वो हमने यहां कंसिडर किया। हमारे पास एंडिंग एनएवी आ गया विच इज 231.455 लाख। इस एनएवी को पर यूनिट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स नाउ रिमेनिंग, जो कि 20 लाख नहीं है। 20 लाख में से 60,000 माइनस हो गया, सो बचा 19.4 लाख यूनिट्स। सो हमारी एनएवी वैल्यू ये रही, 19.4 लाख यूनिट से डिवाइड किया, रिजल्ट आ गया 11.93
पर यूनिट। अगले क्वेश्चन की तरफ मार्च करते हैं। यह है दिसंबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। यह क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आया था। देखते हैं सवाल क्या है। सवाल में बोला कि एक म्यूचुअल फंड है जिसने कुछ एसेट्स खरीदे। इन एसेट्स में कितने शेयर्स थे, क्या भाव पे खरीदे हमें पता है, तो वैल्यूएशन निकालना कोई मुश्किल नहीं है। किस भाव पे इनको खरीदा गया पता चल गया, वैल्यूएशन है 420.2 लाख रुपीस का। इसके बाद में बोला कि आपके टोटल नंबर ऑफ स्कीम में जो यूनिट्स थे वो थे 10 लाख। तो जब आप एनएवी पर यूनिट निकालेंगे ये 10 लाख का फिगर काम आएगा डिवाइड करने को। इसके अलावा आपको बोला आपके खर्चे हो गए 2 लाख रुपए के और बाकी लायबिलिटी भी है 2.5 लाख रुपीस की। आपको एनएवी कैलकुलेट करना है, तो एनएवी कैलकुलेशन पे आप ध्यान दीजिए क्या क्या किया हमने। हमारे अक्रूड एक्सपेंसेस हैं 2 लाख रुपए के और 2.5 लाख रुपए का अदर लायबिलिटी है, तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे फ्रॉम आवर एनएवी वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 420.2, उसमें से दोनों के दोनों हमारे आउटस्टैंडिंग्स को माइनस किया, बचा 415.7, इसी को तो एनएवी कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू। और इसको हमने डिवाइड किया बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स विच इज 10 lakhs टू गेट अवर एनएवी पर यूनिट। आप खुद ही सोचे होंगे इतना बेसिक सवाल करने का आपको 6 नंबर कौन देगा। वेल इन द पास्ट इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं जहां पे 6 नंबर आपको मिले इतना सा काम करने का, है ना। मजेदार, हाँ जी सर बड़ा मजेदार है। तो आओ जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 में जो क्वेश्चन आया ये भी मैं इजी ही मानता हूं एंड ये भी 7 नंबर के लिए आया। सवाल क्या समझ लेते हैं। म्यूचुअल फंड है जिसने इशू किया 10 लाख यूनिट्स को 10 रुपए के भाव पे, तो भाई 10 लाख यूनिट को 10 रुपए के भाव पे अगर इशू किया तो 100 लाख रुपीस का अपने पास में टोटल बैंडविड्थ था। इसमें अपने वो बोला कि 80 लाख रुपए के हम लोगों ने इक्विटी शेयर खरीद लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी 4 लाख के, 5 लाख के नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एंड 10 लाख रुपए के लिस्टेड डिवेंचर्स, सब मिला के 99 लाख होता है। सवाल में इशू के कोई रिलेटेड खर्चा नहीं बताया है, नो इशू एक्सपेंस। तो 1 लाख रुपीस को क्या कंसिडर करें, ओपनिंग कैश। बिगिनिंग कैश हमारा हो गया 1 लाख रुपीस। सवाल में नो एंट्री लोड लिख देना तो भी उसका कोई मतलब नहीं है, इशू एक्सपेंस अलग से दिया हुआ रहेगा। तो एंट्री लोड पढ़ करके ना कभी चमक मत जाइएगा, एंट्री लोड एक अलग चीज है, इशू एक्सपेंस अलग चीज है। आपने यहां पे इशू एक्सपेंस का नाम नहीं पाया तो आपने बिगिनिंग कैश लिख दिया 1 लाख। अगर लिखा हुआ रहता आफ्टर मीटिंग द इशू एक्सपेंस तो 0 पकड़ते, और मान लो इशू एक्सपेंस सिर्फ 50,000 दिया हुआ रहता तो भी कैश बैलेंस 1 लाख माइनस 50,000 लेके 50,000 ले लेते हम। सवाल में बोला है ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड मिला 8 लाख का। 8 लाख के डिविडेंड के अलावा अपने को बोलता है कि इंटरेस्ट टाइम टू टाइम मिल गया। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अपने जानते ही हैं, 4 लाख रुपए का डिवेंचर या गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उस पर 5% कितना होता है 20,000। 5 लाख का 10% कितना होता है 50,000। 10 लाख का 8% कितना होता है 80,000। सो दैट वे वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट अमाउंट, बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। फिर सवाल में बोला कि अपने जो इक्विटी शेयर्स हैं उनका 15% एप्रिसिएशन हो गया भाव में। तो भाई पहले से ही 320 रुपए चल रहा था, ये देखो यहां लिखा हुआ है 320, तो पहले से ही 320 रुपए चल रहा था और 15% बढ़ गया तो 368 पर शेयर हो गया। इसके अलावा जो हमारे लिस्टेड डिवेंचर्स थे वो भी 20% प्रीमियम पे चल रहे हैं, तो जो हमारे लिस्टेड डिवेंचर्स थे वो 10 लाख की जगह अब 12 लाख रुपए के हो जाएंगे। तो ये लो जी 12 लाख रुपए। बाद बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के बारे में कुछ बोला नहीं, तो जो उनकी बुक वैल्यू वही उनकी मार्केट वैल्यू 4 लाख 5 लाख। अब आप देख सकते हैं इक्विटी शेयर्स वैसे तो आमतौर पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, पर यहां मैंने आपको कहा है वेट करो। क्यों, ध्यान देंगे। सवाल में अपने को बोला है कि 15 दिसंबर 2022 को इस कंपनी ने अपना एक एजीएम डिक्लेयर किया और एजीएम डिक्लेयर करने के बाद डिविडेंड अनाउंस कर दिया 10% का। डिविडेंड अनाउंस किया 10% का, तो आपको ध्यान देना है आपने इस कंपनी में जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया वो था 25,000 यूनिट्स का, करेक्ट। 25,000 यूनिट्स पे 100 रुपए फेस वैल्यू और उस पे भी आपको 10% का इंटरिम डिविडेंड मिल रहा है। तो आपको ये कंपनी, ये जो कंपनी है पीक्यूआर जिसमें आपने, या पीओआर जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें 100 रुपए के शेयर पे आपको 10% का इंटरिम डिविडेंड मिल रहा है, यानी 10 रुपीज पर शेयर मिल रहा है। और इसके आप 25,000 शेयर होल्ड करते हो तो आपको 2,50,000 रुपीज का यहां पे टोटल डिविडेंड मिला है। और ये कैलकुलेशन मैंने यहां करा। इसके अलावा अपने को बोलता है कि बोनस भी मिला है 1:10 का। तो हमारे पास जो 25,000 शेयर थे उन पे हमको और बोनस मिला है, तो 25,000 की जगह ये अब शेयर्स हो जाएंगे और 10% ज्यादा,
सो 25,000 इंटू 11/10 जो कि होता है 27,500। सो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अब हमारे पास हो गए 27,500। तो 27,500 को 368 रुपीज से मल्टीप्लाई करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी। सो दिस विल बी 27,500 इंटू 368। ठीक है ना, ये आ रहा है 101.2 lakhs। 101.2 lakhs market value of the shares is 101.2 lakhs। बेस्ड ऑन दिस हमसे पूछा है एनएवी बता दो। हमें बोला है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है हमने पे किया है ड्यूरिंग द पीरियड 3 लाख रुपए का। ये कैश पेमेंट है, ध्यान रखिएगा, तो कैश की कैलकुलेशन करते वक्त काम आ जाएगा। इसके अलावा बोला है कि म्यूचुअल फंड ने डिविडेंड भी दिया 0.5 रुपीज का पर यूनिट। तो उसके बाद आप बताओ कि कितने रुपए का अपने को एनुअलाइज रिटर्न मिल रहा है। आइए जी करते हैं इसको। सबसे पहले शेयर्स की वैल्यूएशन आपको यहां दिखा दी मैंने भी 101.2 लाख आपको बताया था। कैश का कैलकुलेशन ऐसे हुआ कि बिगनिंग में 1 लाख रुपए का कैश था। इंटरेस्ट अपने को टोटल जितने मिले 3 जगहों पे मिला के होते हैं 1.5 लाख। डिविडेंड मिला 8 लाख का और बाद बाकी 2.5 लाख रुपीस का अपने को यहां पे देखने को मिला डिविडेंड फ्रॉम इक्विटी, यानी 8 लाख रुपए का। अच्छा 8 लाख रुपए और डिविडेंड था, वो फाइनल डिविडेंड था, ओहो। और 2.5 लाख रुपीस का इंटरम डिविडेंड और मिला हमें। तो टोटल डिविडेंड मिला 10.5 लाख का और 3 लाख रुपए का हमने खर्चा किया, तो वो इसमें से माइनस होगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्लोजिंग कैश बैलेंस आ गया 10 लाख का। अब हमें एनएवी कैलकुलेट करना है, तो एनएवी के लिए हम लेते हैं क्लोजिंग कैश बैलेंस प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अगर कोई आउटस्टैंडिंग खर्चा हो तो माइनस करते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो कैश बैलेंस है 10 लाख का, हमारे शेयर्स की वैल्यूएशन थी 101.2 लाख और बाद बाकी 21 लाख हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू है। सबको जोड़ा 132.2 लाख का हमारे पास एनएवी आ गया। इस एनएवी को हम डिवाइड करेंगे बाय 10 लाख यूनिट्स, तो रिजल्ट आ रहा है 13.22 पर यूनिट, जो कि हमारा एनएवी हो गया क्लोजिंग के टाइम पे। इसमें से अगर आप 50 पैसे का डिविडेंड दे दो तो बचता है 12.72 पर यूनिट। ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। एंड फाइनली हमें रिटर्न कैलकुलेट करना है, तो रिटर्न कैलकुलेशन बहुत आसान है। डिविडेंड देने के बाद जो एक्स डिविडेंड एनएवी है उसका वैल्यू है 12.72। पहले यही एनएवी 10 रुपए का हुआ करता था और हमें 50 पैसे का पर यूनिट लेवल पे डिविडेंड भी मिला होगा अगर हम इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहे होंगे तो। सो दैट वे वी विल गेट अवर रिटर्न वैल्यू एंड ये रिटर्न वैल्यू यहां पे आ रहा है 32.2% का। सो फॉर्मूला इज NAV1 माइनस NAV0 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय NAV0 into 100। तो ये था आपका कैटेगरी नंबर 1, पूरी तरह से अच्छी तरह से हमने कवर कर लिया। अभी फिलहाल इसको पार्ट नंबर 1 में कंप्लीट करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हम आगे मिलेंगे, कैटेगरी 2, 3 ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। सो मल्टीपल पार्ट्स बनाने का मन सडनली ऐसा कर रहा है करने का कि इसको मल्टीपल पार्ट्स में बनाते हैं, तो वैसा ही करेंगे। दिस इज पार्ट नंबर 1 वेयर वी हैव कंप्लीटेड कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर 2 में अपने मिलेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट, जो कि अगेन मुझे लगता है एक पर्टिकुलर एक कैटेगरी एक पार्ट लगेगा उसमें, क्योंकि काफी सारे सवाल है उस पर्टिकुलर कैटेगरी पे भी। सो बस अभी के लिए तो इतना ही, मिलते हैं सेकंड पार्ट में।